हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लगभग 500 क्वेश्चन जो MCQ के अंदर होंगे। 500 क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करेंगे 500 क्वेश्चन। ये हमारे पास 500 कंप्लीट 500 क्वेश्चन। तो अब बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर हमारी क्लास बड़ी होगी, लगभग 7-8 घंटे लगेंगे 500 क्वेश्चन कराने के अंदर। एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें दो संख्या दी गई है कि हमारे दो संख्या कौन कौन से 156 और एक संख्या है 78। इसका हमें एलसीएम दिया हुआ है 78, तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो संख्या दी गई है तो a इंटू b, दोनों संख्या को इंटू करो तो वो किसके बराबर होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होते हैं? बराबर। तो हमारे पास दो संख्या क्या है? 156 इंटू 78 बराबर एलसीएम। हमें इस एलसीएम का मान निकालना, तो लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना मेरे पास? 78। ये मैं लिखे 78। तो मुझे क्या निकालना? एलसीएम। तो मैं लिखूंगा एलसीएम बराबर होगा 156 इंटू 78 बटा 78। 78 से 78 क्या हो गया? कैंसिल। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? 156। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 4x + a के शून्यकों का योग निकालना। हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बहुपद है। बहुपद क्या दिया हुआ है? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, जो के शून्यकों का हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग निकालना है। तो योग हमें पता है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। यही होता है इसका सूत्र, -b/a। इसके अंदर देखो ये होता है ax²। हमारे पास समीकरण क्या व्यापक रूप होता है? बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c। तो हमारे पास b का मान क्या? -4, और सूत्र के अंदर ऑलरेडी क्या होता है? माइनस। तो लिखेंगे -4 बटा a का मान कितना है? 4। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस के 4 बटा 4, इनसे एक कैंसिल हो गया तो 1। तो हमारे पास शून्य का योग कितना आ गया? 1। यही हमारे पास क्या करेक्ट आंसर। अब हम शुरू आगे चलते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बिंदु दिया। बिंदु क्या है? 4 - 3। हमें पूछ रहे हैं किस चतुर्थांश के अंदर है। क्या पूछ रहे हैं? किस चतुर्थांश के अंदर है ये, तो हमें बताना है। तो हमें पता है कि चतुर्थांश होता है x। ये तो क्या है? x। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? yx। क्या बोलते हैं? yx। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश के अंदर x का और y का मान दोनों भी क्या होते हैं? प्लस प्लस। दूसरे के अंदर x का मान होगा माइनस और y का मान होगा प्लस। तीसरे के अंदर x का और y दोनों का मान किसके अंदर होगा? माइनस माइनस के अंदर। चौथे के अंदर x का मान होगा माइनस का और y का मान क्या होगा? प्लस का। और हमें ध्यान रखना चतुर्थांश के अंदर जिसको हम पहले लिखते हैं ना वो होती है x की वैल्यू, जिसको हम बाद में लिखते हैं वो उसको होती है y की वैल्यू। जो पहले लिखेंगे वो होगी x की वैल्यू, जिसको हम बाद में लिखेंगे वो होगी y की वैल्यू। तो हमें क्या दिया है? प्लस का तो क्या है? 4, प्लस का 4, परंतु माइनस का क्या है? 3। यानी x का तो होना चाहिए प्लस में और y का किसके अंदर होना चाहिए? माइनस के अंदर। देखो किसके अंदर है? इसके अंदर ये प्लस का होगा, ये क्या होगा? माइनस का। तो इसके अंदर हमें पता है कि चौथे चतुर्थांश के अंदर क्या होता है? पहले तो होता है प्लस का और y का मान क्या होगा? माइनस का। तो हमें पता चल गया 4 - 3 किस चतुर्थांश है? चौथे चतुर्थांश में स्थित होते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ए बे सदे के अंदर हमें ये दिया हुआ है। तो पहले के अंदर तो हमें पता है कि इसके अंदर x² होना जरूरी है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है x² होना जरूरी है, परंतु हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि x का मान कभी भी बट्टा के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। x को -2 से गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। a को -2 से गुणा करेंगे तो -2। तो यहाँ पर तो मेरे पास ये द्विघात बहुपद बन रहा है कि -x - 2। ये तो द्विघात बहुपद है। और ये भी यहाँ पर x² आ रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर x²
यह भी द्विघात समीकरण है, परंतु ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो x कहाँ पर आ रहा है, बट्टा के अंदर है, यानी x किस तरह आ रहा है, आर के अंदर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर 5 है कि 3/2 और 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के चलते चलते इसका सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होता है? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना है, यानी a2 माइनस क्या होता है, a1। जो पहला होता है उसको a1 बोलते हैं, बाद वाली संख्या को a2 a3 a4, यानी ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है और ये चौथा पद है। तो हम क्या निकालेंगे? सारवंतर निकालने का सूत्र है हमारे पास, सारवंतर निकालने का सूत्र कि a2 में से a1 को हम क्या करेंगे, माइनस। a2 का मान हमारे पास क्या है, 1/2। 1/2 में से हम माइनस करेंगे 3/2 को, तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 का 2 में भाग कितनी बार जाता है, 1 बार, तो 1 माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 2 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 बार 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 2/2। तो -2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1, यानी हमारे पास सारवंतर कितना आ रहा, माइनस का 1। यही हमारा क्या है इसके अंदर करेक्ट आंसर। सही दिख रही है एकदम। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यदि बिंदु -2,5 रेखा y बराबर mx प्लस c पर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है, हमें ये बिंदु दिया हुआ है। बिंदु के अंदर क्या होना से ध्यान रखना, जो पहले होता है ना वो x का मान होता है, जो बाद में होगा वो किसका मान होगा, y का। हमें रेखा क्या दी गई है, y बराबर mx प्लस 3, तो इसके अंदर हमें m का मान निकालना है। क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस 3, जो हमें वैल्यू दी गई है। x का मान कितना रखना है, -2, y का मान क्या रखना है, 5। चलो y बराबर क्या रखेंगे, 5m, x का मान है -2 प्लस का 3, तो 5 बराबर m को 2 से गुणा करेंगे तो -2m प्लस का 3, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2। 2 बराबर माइनस के 2m, m का मान निकालना है तो m बराबर 2 बटा ये m के गुणा में इधर आएगा, कहां पर आएगा, भाग में। 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान कितना आ रहा, 1, परंतु इसके साथ माइनस का है तो माइनस है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस, तो m का मान कितना गया, माइनस का 1। हाँ, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि √3 कोसेस थीटा, हमें क्या दिया हुआ है, √3 कोसेस थीटा बराबर 2 है। √3 कोसेस थीटा बराबर 2 है, तो इसके अंदर पूछ रहे हैं थीटा का मान क्या होगा, यानी हमें थीटा का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, √3 इसके क्या है, गुणा में, उधर जाएगा तो कहां पर जाएगा, भाग में। तो हम लिख देंगे कोसेस थीटा बराबर 2 बटा √3, 2 बटा √3, तो अब हमें बताना है तो कोसेस थीटा के अंदर 2 बटा √3 किसका मान होता है, तो हमें पता है ये कोसेस थीटा के अंदर कोसेस थीटा किसका मान होता है, कोसेस 60 का मान। कोसेस 60 का मान क्या होता है, 2 बटा √3, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है ना, कोसेस थीटा। साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटा 2, तो साइन 60 को उल्टा कर दो तो कोसेस थीटा का मान आ जाएगा। तो ये किसका मान है, 2 बटा √3, ये है कोसेस 60 का मान। देखो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन हमारे पास कम से कम 500 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, तो हमें थोड़ा सी जल्दी के अंदर क्वेश्चन सोल्व कराने होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। हमें बताना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है हमारे पास एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त के व्यास, ये क्या गया, व्यास के सिरों पर, या गया व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा आपस में क्या होगी, ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समांतर। ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होती हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। हमें क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1 है। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या
होगा। तो हमें ये निकालना है। देखो हमें किसका दिया हुआ है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या निकलेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर में इसको मान लो एक, तो ये एक मान लो पाई आर 1 का स्क्वायर, यानी हमें दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी पाई से पाई तो क्या हो गया कैंसिल, यानी r1 यह तो किसका हो गया 4, किसका हो गया 4:1, क्या हो गया 4:1, यानी r स्क्वायर कितना है 4, किसका स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर का मान क्या है 4, इधर आर स्क्वायर का मान क्या है 1, तो इधर तो आर का अनुपात आर का मान कितना होगा 1, परंतु यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर क्या है 4, यानी आर स्क्वायर 4 किसका है 2 का, 2 का वर्गमूल होता है ना 4, तो हम क्या लिखेंगे 2 का। तो हमारे पास त्रिज्याओं का अनुपात क्या गया 2:1, क्या गया 2:1। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर का मान क्या है 4, तो आर का मान कितना होगा 2, यहाँ पर आर का मान कितना है 1, तो आर स्क्वायर का मान कितना है 1, तो आर का मान कितना होगा 1, तो हमारे पास त्रिज्याओं का अनुपात क्या गया 2:1। यही हमारा क्या करेक्ट आंसर। क्या अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, क्या है हमारे पास बेलन की त्रिज्या है, यहाँ इधर लिख रहे हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πrh, हमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है 2πrh, हमें r का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है और h का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है। तो हम इस सूत्र के अंदर लिखो 2 का 2 पाई का मान लिखना है 22/7, r का मान लिखना है r इंटू h का मान है 21 सेंटीमीटर, 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार 21 को 3 बार, 7 से कैंसिल करेंगे 3 बार। अब ऊपर वाले संख्या को इंटू करना, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 इंटू 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, अब 44 को किससे गुणा करना है 24 से, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 24 इंटू 44 416 असला दे 8 1 9 6 और 6 15 1 1056, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बहुपद 2x² + x + k का 1 0 3 है तब हमें k का मान निकालना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 1 0 दिया हुआ है, शून्य का मतलब हमें x का मान दिया हुआ है, तो हमें किसका मान निकालना है k का मान निकालना, किसका मान निकालना है k का मान। तो हम क्या करेंगे जहां पर x है ना वहां पर हम क्या लिख देंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी x की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लिखेंगे 2 कोष्टक 9 प्लस 3 प्लस k, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 प्लस 3 प्लस k, 18 और 3 कितना होता है 21 प्लस k। और हमें क्या करना है k के मान निकालना, तो 21 प्लस का उधर जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे k बराबर माइनस का 21, तो मेरे पास k का मान कितना आ रहा है माइनस का 21। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 करने क्या कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालना, जिसके अंदर एक बिंदु कहां पर है 4,3 पर है, तो हमें पता है सूत्र हमारे पास क्या होते हैं √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है √x² प्लस y²। x का मान क्या होता है 4, y का मान क्या 3, तो हम क्या लिखेंगे बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर √4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो हमें पता है 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 इकाई, यानी मूल बिंदु से कितनी दूरी आ रही है 5 इकाई। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब नंबर 13 हमारे पास रेखिक समीकरण लिखो 2x + 5y = 3 और दूसरा समीकरण क्या है 4x + 10y = -3। तुरंत निरूपित रेखाएं परस्पर होगी। अब इसके अंदर हमें बतानी है कि ये प्रतिच्छेद होगी, संपाद्य होगी कि समांतर होगी, ये क्या होगी। तो इसके अंदर हमारे पास सूत्र क्या होगा, हम देखो यहाँ पे क्या समीकरण दी हुई 2x + 5y = 3, दूसरा समीकरण क्या है 4x + 10y = -3। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है, इनके गुणा बताओ x, a1 का गुणा क्या है 2, a2 का मान क्या है 4, बराबर करेंगे b1 का मान 5, b2 का मान 10, ये दोनों तो आपस में क्या है बराबर, इसका मान क्या करेंगे 3 - 3। देखो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ
a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। देखो 1/2 इसका भी मान क्या है 1/2, परंतु b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। किसके बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे परस्पर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या नहीं है समांतर। क्या नहीं होगी ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं होगी। नंबर 14 आपको बहुपद दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है 9x² माइनस का 3x माइनस का 2। क्या इसके अंदर हमें इसके गुणनखंड निकालने, क्या निकालने इसके गुणनखंड आपको बताना है। क्या निकालना है गुणनखंड। अब आज इसके गुणनखंड निकालना, तो गुणनखंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 9x² माइनस का 3x माइनस के 2। तो इसके गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे। 9 को किससे गुणा करेंगे -2 से, -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9 को 2 से गुणा करेंगे -18। कितना के -18। अब देखो -18 है, अब -18 और बीच में क्या आएगा मेरे पास -3x। हाँ देखो यहाँ पर x² भी लिख सकते हो x²। अब हम मुझे क्या करना है -18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े तब क्या आना चाहिए -3 और गुणा करें तब कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए। तो मेरे को पता है क्या, अगर हम इसको टुकड़े करो 18 को 1 से गुणा कर सकते हैं, 9 को 2 से गुणा कर सकते हैं और किसको गुणा कर सकते हैं मतलब 18 आ जाए 18 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ सकते हैं 18। अब देखो हमारे पास किस संख्या लेकर आना है माइनस की संख्या लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या को क्या रखेंगे माइनस। देखो माइनस का 6x प्लस का 3x दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आ रहा है -3x और दोनों को गुणा करें तब कितना आ रहा है 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, x को x से गुणा करेंगे x² माइनस है तो यहाँ पर क्या गया माइनस। तो हमारे पास कौन सी संख्या लेंगे ये, तो हम लिखेंगे 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग 9 के अंदर भी जाता है, 3 का भाग 6 के अंदर भी जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कितना बचा 3x माइनस का 2, यहाँ पर कितना बचा -2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस का 2। अब देखिए देखो ये दोनों डब्बे क्या होते हैं सेम, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस का 1 और एक लिखेंगे 3x माइनस का 2। ये हमारे पास इससे क्या आ गए गुणनखंड आ गए। गुणनखंड कौन से 3x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2। अगर आपको ये 500 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8104093279। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 500 क्वेश्चन है इसके अंदर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। समांतर सन्नी का सार व अंतर होता है। समांतर सन्नी इसके अंदर सार व अंतर का मान क्या हो सकता है, तो हमें बताना। देखो डी का मान क्या हो सकता है, डी का मान धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है धनात्मक, और डी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, और डी का मान क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है यानी शून्य भी हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना समांतर सन्नी के अंदर सारवंतर क्या हो सकता है, सारवंतर धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमें क्या दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान बताना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा बराबर 1/2, क्योंकि ये गुणा के अंदर है इधर आएगा तो कहां पर जाएगा भाग में। अब हमें पता चल गया कि cos 3 थीटा cos के अंदर किसकी वैल्यू 1/2 होती है। cos के अंदर हमें बताना है किसकी वैल्यू 1/2 होती है। हमें पता चल गया कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 का मान होता है 1/2 यानी 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 60 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। 60 से cos कैंसिल, तो मेरे पास अब क्या आ गया 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60/3, इससे ये कैंसिल कितनी बार 20 बार, तो थीटा का मान क्या आ गया 20 डिग्री। ये हमारे पास क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर हमने क्या किया था, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो हमें थीटा का मान बताना। 2 इसके क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो हमें पता चलेगा कि cos के अंदर किसका मान 1/2 होता है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो हम लिख देंगे cos 60। अब देखो cos से cos क्या हो गया कैंसिल, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 3 की इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 3 से 60 कैंसिल हो रहा 20 बार, तो थीटा का मान भी कितना गया 20।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल संख्यात्मक मान में बराबर है। यानी वर्ग का परिमाप बोलते हैं वर्ग की परिधि, यानी परिमाप और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। इधर क्या दिया हुआ हमें, क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये दिया हुआ है परिमाप या परिमाप को चाहे परिधि को, बात क्या है, एक है 2 पाई r बराबर है किसके, पाई r स्क्वायर के अंदर। तो हमें इसका क्या मान निकालना, संख्यात्मक मान निकालना। तो वर्ग की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालना। हमें इसके अंदर क्या निकालना, वर्ग की त्रिज्या। देखो पाई से पाई कैंसिल, इस r से ये एक r कैंसिल, यानी 2 बराबर क्या गया r। तो मेरे पास r यानी त्रिज्या का मान कितना आ रहा है, 2। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 2। ये हमें ज्ञात करना था। 18 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई हमें 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमें पता है कि क्या होता है, 2 पाई r कोष्ठक r प्लस h। ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई का मान लिखना है 22/7। r ज्ञान त्रिज्या। देखो हम इसके अंदर त्रिज्या नहीं दी, हमें क्या दिया है, व्यास। तो व्यास और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होगी। तो हम देखो व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या का मान निकालना, तो इसके अंदर हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे दो। तो इसके अंदर हमारे पास किसका मान आ गया, त्रिज्या का मान। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखो r का मान कितना लिखेंगे, 7। और r प्लस h यानी 7 प्लस 15, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 गुणा 7 और 22 कितने होते हैं, 7 और 15 कितने हो गए, 22। 22 को 22 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा, 2 × 7 484। 484 को हमें किससे गुणा करना है, 2 से। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 × 16 8 देख 9। इसका आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर हमने क्या दिया है, हमें बेलन का व्यास दिया हुआ है। तो हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। इसके अंदर हमने 2 का भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया, 2 का भाग। तो हमारे पास क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। और हमने इसके अंदर ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r कोष्ठक r प्लस h। तो इसके अंदर हमने मान रख के तो इसका आंसर निकाल दिया। कितना आ गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 19 से हमारे पास प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना। हमें क्या निकालना है, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य निकालना। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाता है। तो खुद के अंदर कौन कौन सी आएगी, 2 3 5 7 और 11। 9 नहीं है, 9 के अंदर क्योंकि 3 का भाग जाता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 3 2 3 5 7 11। ये क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या। तो हमें क्या निकालना है, इसका माध्य। और माध्य निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर क्या होते हैं, संख्याओं का योग। जो भी संख्या दे रखी है संख्याओं का हमें क्या करना है, योग। संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कितनी संख्या वो हमें लिखनी है, कुल संख्या। तो हम करेंगे इसके अंदर संख्याओं का योग। योग कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो बटा के अंदर क्या लगा देंगे, 5। अब ये सबको ऐड करो, 2 और 3 कितना होता है, 5 5 5 10 10 5 15 15 2 17 17 1 18 18 10 28। कितना हो गया, 28 बटा 5। ये इसका क्या आ रहा है, आंसर। अब इसको हम काट भी सकते हैं। इसको काट दो, 5 के बाद कितनी बार जाएगा, 5 बार। क्योंकि 5 की 25 पीछे बच गए, 3 के अंदर नहीं जा रहा है तो लग जाएगा पॉइंट। कितना हो जाएंगे, 30 30 के अंदर जाएगा 6 बार। यानी इसका माध्य कितना आ रहा है, 5.6। यही इसका आंसर है, माध्य। इसका माध्य कितना आ गया, 5.6। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयोजन है। अब हमारे पास क्या है, एक पासा है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर अब हमें पता होना चाहिए कि पासे को फेंकने पर, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है, 6 1 2 3 4 5। हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 5 2 3 5। तो हमें क्या निकालना, अभाज्य संख्या आने की। तो हमारे पास सूत्र क्या है, पी ई बराबर अनुकूल परिणाम।
क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम एन ऊपर देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3, कौन कौन सी है, 2 3 5, यानी 1 2 3। तो हमारे पास अनुकूल के अंदर कितनी संख्या आ रही है, 3। और कुल परिणाम यानी एक पास से उछालने पर कुल संख्या कितनी होती है, 5 से मतलब 6। तो यानी कुल के अंदर कितना लिखेंगे, 6। यानी 3 से 6 कितनी बार होती है, 1/2। यानी एक पास से को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2। ये एकमात्र ऐसी संख्या, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, एकमात्र 2 ऐसी संख्या है तो सम संख्या होने के बावजूद भी ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 21 निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें से हमें बतानी कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। और देखो रूट 7 क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर क्या है, रूट 7 बता रूट 5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही वही बात यहाँ पर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 7 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 75 बटा रूट 48। देखो 75 को हम अभाज्य गुणनखंड करो 75 का। 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, पीछे 5 आया तो फिर 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग दे दो 3, यहाँ देगा 3। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, एक जोड़ा बन रहा है, यानी रूट 5 × 5 गुणा 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 3 बटा 48 है। 48 का भी अभाज्य गुणनखंड करो। 48 के अंदर पीछे 8 है तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 24 बार। 24 में किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 में देंगे 2 का। कितनी बार, 6 बार। 6 में देंगे 2 का। कितनी बार, 3 बार। 3 में देंगे 3 का 1 बार। यानी इसके अंदर भी कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े। यानी बट्टा के अंदर लिखेंगे √2 × 2 × 2 × 2 × 3। हाँ, इसके अंदर देखो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े, यानी 2 दूनी 4 रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या हो गई, 5/4, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो गई, 5/4, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर q का मान 0 भी नहीं है, तो ये एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ हमें कि समीकरण युग्म हमें दिया हुआ kx - y = 2 और एक समीकरण 6x - 2y = 3 का। इसके अंदर हमें कह रहा है कौन सा हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है प्रतिच्छेद, यानी इसके अंदर a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो इसके अंदर हमें इस k का मान निकालना। किसका मान निकालना, k का मान। तो हम क्या, a1 का मान क्या है, k। a1 का मान क्या है, k बटा a2 का मान क्या है, 6। a2 का मान क्या है, 6। और y1 का मान क्या है, -1 बटा y2 का मान क्या है, -2। देखो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मुझे किसका मान निकालना, k का। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 2 को k से गुणा करेंगे तो 2k = 6। तो k का मान क्या आ जाएगा, 6/2। 2 से 6 कैंसिल, कितनी बार, 3 बार। तो k का मान कितना आ गया, 3। तो इसके अंदर k का मान क्या होगा, 3। नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। इसके अंदर इसका पूछना है सार अंतर बताना। इसका क्या बताना हमें, सार अंतर बताना। अब इसके अंदर हमें बताना है सार अंतर निकालना। इस क्वेश्चन के अंदर एक सार अंतर कैसे निकालेंगे, देखो सार अंतर निकालने के पास हमारे पास फॉर्मूला है कि a2 में से a1 को हम क्या करते हैं, माइनस। तो देखो यहाँ पर तो a2 का मान है √8 - √2। √8 में से √2 को तो नहीं घटा सकते हैं, परंतु हम √8 को क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणन करो 8 का। क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 1 बार। तो √8 देखो, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी जब एक जोड़ा बना ना कंप्लीट 2 का, तो 2 को हम क्या लिख देंगे, बार। 2√2, यानी हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 - √2। 2√2 में से हमें क्या निकालना है, √2 माइनस करना है। देखो √2 में से हमें क्या निकालना है, √2। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, √2 से √2 को कैंसिल कर देते हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करना है।
हमें ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, √2 में से √2 को माइनस करना है। यानी देखो 2 आंबा में से हमें क्या करना है, 1 आंबा घटाना है। देखो 2 आंबे में से 1 आंबा खाने के बाद कितना आंबा बचेगा, 1 आंबा। ये तो मैंने लिख दिया 1, पीछे क्या बचा, आंबा, तो मैंने लिख दिया 1 आंबा। देखो अब 1 लिखे तो भी चले, नहीं लिखे तो भी चले, तो इसका आंसर क्या देगा, √2। यानी √2 में से √2 में से √2 घटाने पर कितना बचता है, √2। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वर्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य कोण कितना डिग्री का बनता है। देखो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें कहना है, एक हमारे पास क्या है, वर्त है। क्या दिया हुआ है, वर्त। हमें क्या दिया हुआ है, वर्त है। इसके अंदर वर्त की स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वर्त के एक बिंदु को स्पर्श करके निकलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और एक मेरे पास क्या है, ये केंद्र है, केंद्र से क्या जाती है, त्रिज्या। क्या जा रही है, त्रिज्या। तो हमें कह रहे जो एक त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में मिल रही है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमें पता है जहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या जाते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम बताएंगे कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8:27। यानी क्या दिया हुआ है, 8:27। तो हमें इसके अंदर त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। अब देखो हमें पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, ये आप लिखो, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 πr³ बराबर होता है किसके, अनुपात है तो अनुपात लिखो, अनुपात के अंदर 4/3 πr³। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या है, r³। हमें इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 8। इधर क्या अनुपात के अंदर 27, कितना गए 27। तो अभी 8 के टुकड़े करने हैं, ये किसका क्यूब होते हैं, 8 किसका क्यूब होते हैं। तो हमें पता है कि 8 किसका क्यूब होते हैं, 2 का। और 27 किसका क्यूब होते हैं, 3 का। किसका होता है, 3 का। यानी 8 किसका वर्गमूल है, 2 का। 27 किसका है, 3 का। 27 का वर्गमूल क्या होते हैं, 3। 8 का वर्गमूल कितना था, 2। यानी मेरे पास r का मान कितना गया, 2। और इधर भी r का मान कितना गया, 3। तो मेरे पास त्रिज्याओं का अनुपात क्या गया, ये मेरे पास नया अनुपात आ गया, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या गया, 2:3। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अब हमारे पास क्या होती है, ताश। ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, जोकर को हटा के। तो इसके अंदर देखो ध्यान रखना, पूरे ताश को 1 मिनट में सल्टा देते हैं। ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। तो इसके अंदर एक कौन कौन से कलर के होते हैं, एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 26। और एक होते हैं काले रंग के। किस रंग के होते हैं, काले रंग के। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। अब इसके अंदर भी 2 होते हैं, एक तो होते हैं ईंट के पत्ते और एक होते हैं पान के पत्ते। किसके, पान के। कितने कितने होते हैं, 13। कितने कितने होते हैं, 13। और काले के अंदर किसका होता है, एक तो हुक्म का होता है। किसका, हुक्म। हुक्म के पत्ते 13। और एक होते हैं चिड़ी के पत्ते। चिड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। अब देखो जो ये 13 पत्ते होते हैं ना, सब के अंदर सेम ही पत्ते होते हैं सभी के अंदर। 13 पत्ते हैं, सारे के अंदर क्या होते हैं, समान। अब 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं वो लिखते थे वो। एक होता है इक्का, एक होते हैं बादशाह, एक होती है बेगम, एक होता है गुलाम, एक होती है देला, नेला, आटी, साथी, छठी, पंजी, चौकी, तीरी, दूरी। ये कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते हो गए, 13। इसमें से तस्वीर, तस्वीर का मतलब होते हैं फेस कार्ड। इन तीनों के अंदर क्या होते हैं, ये तस्वीर बनी होती है। तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता। ये क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम। यानी प्रत्येक के अंदर 3 पत्ता क्या होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता होता है। यानी इसके अंदर भी 3 पत्ते तस्वीर वाला है, इसके अंदर भी 3 पत्ते तस्वीर वाले हैं, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता, हमें निकालनी है तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पीई बराबर, क्या लिखते हैं, पीई बराबर अनुकूल परिणाम। क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो अनुकूल का मतलब होते हैं हमारे पक्ष में,
अनुकूल का मतलब क्या होता है हमारे पक्ष में कौन है, तस्वीर वाले पत्ते। कितने पत्ते हैं टोटल, 3 6 9 12, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 12। और कुल परिणाम का मतलब होता है टोटल पत्ते कितने इसके अंदर 52, तो यहाँ पर लिख देंगे 52। अब जहां कट रहे हैं तो उसको हम काट भी सकते हैं, तो इनको काट दो, देखो 2 के काटने से कितने बार कटेगा 6/26, और कटे तो और काट दो 3/13, कितना आ जाएगा आंसर 3/13। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारे पास 27 है कि हमें दिया है द्विघात बहुपद x² -3x -4 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा का मान होगा, यानी एक पहले तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालना है अल्फा इनटू बीटा, फिर दोनों को आपस में हमें क्या करना है जोड़ना। पहले हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अब इसका अंदर देखो ये क्या होता है a, इसका व्यापक रूप लिखो x² प्लस bx प्लस का c, ये इसका क्या होता है व्यापक रूप, यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या -b/a, यानी b का मान क्या -3, तो लिखेंगे माइनस कोष्टक -3, a का मान क्या 1, तो क्या आ गया 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास 3, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3। और अब मेरे को क्या निकालना है अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c/a, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 1, यानी अल्फा इनटू बीटा कितना आ रहा है -4, कितना आ गया -4। अब हमें क्या करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 3, तो लगा दो 3, और अल्फा इनटू बीटा का मान क्या -4, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो इसका आंसर भी किसके अंदर आएगा माइनस में, तो कितना बड़ा है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा का मान कितना आ रहा है -1। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमें क्या दिया है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -4, -5, और 3,2 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो हमें देखो एक वर्ग दिया हुआ है, इसके सम्मुख विकर्ण, सम्मुख शीर्ष दिया हुआ है, सम्मुख शीर्ष का मतलब होता है आमने सामने के, जिसका हमने मान दिया तो हमें विकर्ण का मान निकालना। विकर्ण का मतलब होता है इन दोनों के बीच की ये दूरी निकालना। तो देखो एक निर्देशांक प्रश्नावली का सूत्र है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी इसका नाम दे देते हो a b c d। हमें किसका मान निकालना AC का, AC की लंबाई निकालनी, AC की लंबाई, यानी बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है AC बराबर √ हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमें इसके अंदर हमें क्या लिखना है मान, ये हमारे पास सूत्र है x2, आप x2 किसी को मान रख सकते हो, x2 इसको मान लो 3 माइनस ये भी क्या माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस और माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो AC का मान क्या होगा √ देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो AC का मान क्या होगा √ 5 से कितने होंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, 64 और 36 कितने होते हैं 100, कितने हो जाएंगे 100 √ तो देखो AC का मान कितना आएगा 100, किसका वर्गमूल है 10 का, किसका है 10 का, तो 100 इकाई बोल देंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा 100 इकाई, तो यानी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 10, यानी AC का मान कितना आ जाएगा 10, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या हम 10 इकाई बोल सकते हैं। हमें कुछ मान नहीं दिया तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं 10 इकाई, तो हमारे पास वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ गई 10 इकाई। और 29 इसके अंदर कह रहा है P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का हल नहीं है, 5x + py + 7 = 0 तथा x + 2y - 3 = 0। तो इसके अंदर हमें किसका मान निकालना है P का मान निकालना है, तो P का मान निकालना है तो हम लिखेंगे A1 का मान कितना है 5 क्या लिखा हुआ है 5, A2 का मान कितना है A बराबर के अंदर क्या लिखेंगे y1 का मान क्या P बटा y2 का मान कितना है 2, क्या है 2। अभी दोनों को आपस में क्या करेंगे 3 4 गुणा,
तो p को 1 से गुणा करेंगे तो p, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी मेरे पास p का मान कितना आ गया 10। यानी p के किस मान के लिए, p का मान क्या होना चाहिए 10 के लिए समीकरण युग्म का हल नहीं होगा। तो p का मान कितना आ गया 10, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्त, किसी वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या कह रहा है कि मेरे पास एक वर्त है, ये क्या कह वर्त, वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचती है। देखो वर्त क्या बनता है, छोटे छोटे बिंदुओं से बनता है, छोटे छोटे क्या बनता है, छोटे छोटे बिंदुओं से। तो जितने बिंदु हो गए, जितनी भी हम क्या खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा आपस में खींच सकते हैं। तो हमें पता नहीं इसके अंदर वर्त के ऊपर कितने बिंदु है, तो हम क्या बोलेंगे अनगिनत। क्या बोल सकते हैं, अनगिनत। तो यानी वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं हम, अनगिनत इसके अंदर स्पर्श खींच सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आता कि वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो वर्त के पर्टिकुलर एक बिंदु पर तो हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्शरेखा खींचते हैं। कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर हमें एक एपी दी हुई है, एपी का मान क्या है 2/3 a और 2, ये हमें एपी दी हुई है। तो इस अंदर ये कह रहा है तो a का मान निकाल लो, तो a का मान क्या आएगा। तो देखो इसका क्या सूत्र होता है, a b और c, तो इसका क्या होता है b बराबर होता है a + c/2। फिर इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो b का मान क्या है यहाँ पर 2a, तो a बराबर क्या लिखेंगे 2/3 + 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे a, तो 3 का a का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, एक बार, a को 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस a का भाग 3 में कितनी बार जाता है 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, या गया 6, 6 2 कितने होते हैं 8, 8/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8/3।